हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इजी पथ एजुकेशन पे। आज हम आई टैब फर्स्ट सेम में यूनिट 2 की नालंदा विश्वविद्यालय की पढ़ाई करेंगे। आगे बढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन। नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन भारत में विश्व के पहले आवासीय विश्वविद्यालयों में से एक था और शिक्षा का महान केंद्र था। जो नालंदा विश्वविद्यालय है, विश्व के जो सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय थे उनमें से एक था और इसमें क्या फैसिलिटी दे रखी थी? हॉस्टल की, आवास की सुविधा थी और यह महान केंद्रों में से एक था। इसे गुप्त काल के दौरान स्थापित किया गया था। इसकी स्थापना कभी थी? गुप्त काल में जो है इसकी स्थापना कुमारगुप्त द्वारा की गई थी। इसके बाद भी जो है यह हर्षवर्धन और जो पाल शासक थे उनके अधीन जो है फला फूलता रहा, लेकिन 12वीं शताब्दी में इसका विनाश हो गया। एक विदेशी आक्रमणकारी थे, हूण आक्रमणकारी, जिनका नाम जो है बख्तियार खिलजी था। उन्होंने इसको नष्ट कर दिया था, जो कुतुबुद्दीन ऐबक के सेनापति होते थे। यह विश्वविद्यालय विश्व भर के विद्वानों को आकर्षित करता था और भारत की समृद्ध शैक्षणिक परंपरा का प्रतीक था। यह विश्वविद्यालय विश्व भर के जो विद्वान थे, इसको उनका सपना होता था कि वो यहाँ आकर के जो है विजिट करें, यहाँ आकर के शिक्षा लें, और भारत की समृद्ध शैक्षणिक परंपरा का एक किस्म से निशानी था उस समय में। यानी कि ये बहुत ही फेमस था शिक्षा के लिए विश्व भर में। आगे बढ़ते हैं। इसकी स्थापना और इतिहास। जो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 5वीं शताब्दी ईस्वी में गुप्त वंश के कुमारगुप्त प्रथम द्वारा की गई थी। जो नालंदा विश्वविद्यालय है, इसकी स्थापना कब हुई है? 5वीं शताब्दी ईसा में गुप्त वंश के जो कुमारगुप्त प्रथम थे उन्होंने 413 से 455 ईस्वी के बीच में इसकी स्थापना की थी। इसे हर्षवर्धन 7वीं शताब्दी और जो पाल शासक थे 8वीं से 12वीं शताब्दी का संरक्षण प्राप्त है। यानी कि कहने का मतलब है गुप्त वंश के बाद में जो हर्षवर्धन है उसके 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन के अधीन जो है ये रहे हैं, और फिर बाद में जो पाल शासक थे 8वीं से 12वीं शताब्दी में, उनके अंडर में जो है ये जो नालंदा विश्वविद्यालय रहा, यानी संरक्षण उनका प्राप्त है इसको। ये विश्वविद्यालय लगभग 700 वर्षों तक फला फूला, लेकिन 1193 ईस्वी में बख्तियार खिलजी ने इसे नष्ट कर दिया। लगभग 700 साल तक जो है ये विश्वविद्यालय अपने उन्नति के जो चरम शिखर तक रहा, लेकिन 1193 ईस्वी में बख्तियार खिलजी ने इसको जला करके, इस पर आक्रमण करके इसको नष्ट कर दिया गया। तो उस समय लगभग कहा जाता है कि जब बख्तियार खिलजी ने जो आक्रमण किया उस समय लगभग 10,000 इसमें जो है स्टूडेंट होते थे। तो बख्तियार खिलजी ने क्या किया कि इसको आग लगा दिया, इसको जो स्टूडेंट और जो शिक्षक थे उनकी हत्या कर दी गई। आगे बढ़ते हैं। शैक्षणिक संरचना। यहाँ बौद्ध दर्शन, तर्कशास्त्र, चिकित्सा, गणित, खगोल शास्त्र, व्याकरण और वैदिक ग्रंथों की पढ़ाई होती थी। यहाँ पे जो बौद्ध दर्शन पढ़ाया जाता था, तर्कशास्त्र पढ़ाया जाता था, चिकित्सा के लिए पढ़ाई होती थी, गणित की पढ़ाई होती थी, खगोल शास्त्र की भी पढ़ाई होती थी, व्याकरण भी पढ़ाई जाती थी और वैदिक ग्रंथों की पढ़ाई होती थी। और जो वैदिक जो ग्रंथ होते थे हमारे पुराने, वो भी इसमें पढ़ाए जाते थे। इसमें धर्मगुंज यानी कि ज्ञान का पर्वत नामक एक विशाल पुस्तकालय था, जिसमें हजारों पांडुलिपियां संग्रहित थी। जो ये पांडुलिपियां क्या होता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मैन्युस्क्रिप्टेड, यानी कि हाथ से लिखी हुई, जो ताड़ के पत्तों पे और जो भुर्ज की जो छाल होती है उस पर जो है, पहले कागज तो होता नहीं था, तो इन्हीं दोनों पर क्या लिखी जाती थी? पांडुलिपियां लिखी जाती थी। उसमें जो हजारों पांडुलिपियां थी और वो पांडुलिपियां लगभग संस्कृत या पाली भाषा में लिखी गई थी। धर्मगुंज विशाल जो पुस्तकालय था, जिसको आज के टाइम में, मॉडर्न टाइम में हम जो है लाइब्रेरी बोलते हैं, वो उस समय में संसार में सबसे विशाल और समृद्ध जो है वो पुस्तकालय या लाइब्रेरी थी। शिक्षा निःशुल्क थी, यानी कि फ्री थी, और छात्रों को प्रवेश के लिए कठिन परीक्षाएं पास करनी पड़ती थी, यानी कि कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा था। ऐसा माना जाता है कि जो गेट पर जो चौकीदार होता था, आदि जो है परीक्षा तो वही ले लेता था, वही बता देता था कि किसका एडमिशन होगा या नहीं होगा। अगर योग्य होता था तो वो अंदर जाने देता था, अगर योग्य नहीं है तो वो उसको बाहर का रास्ता वहीं से मना कर दिया जाता था उसको अंदर जाने से। और जो शिक्षा है वो इतनी ऑथेंटिक होती थी कि जो उच्च शिक्षा प्राप्त करते थे विद्यार्थी, तो उसके बाद में जो है 6 महीने का उनका शोध का कार्य होता था। और उस शोध कार्य में, जैसे मान लो कि कोई चिकित्सा का छात्र है, तो उस चिकित्सा के छात्र को 6 महीने में कोई नई ऐसी जड़ी बूटी खोज के लानी पड़ती थी जो अभी तक ना खोजी गई हो। तो आजकल जो पीएचडी करते हैं हम और जो शोध करते हैं, तो ये कह लो कि इसी लेवल का जो है उस समय भी शोध कार्य होता था। नालंदा के प्रसिद्ध विद्वान कौन कौन थे? आर्यभट्ट, जो प्रसिद्ध गणितज्ञ और खगोल शास्त्री हुए हैं। आर्यभट्ट का तो आपने नाम सुना ही होगा, उनके नाम से जो है पहला हमने जो है सैटेलाइट भेजा है। और आर्यभट्ट वो हैं जिन्होंने की जीरो की खोज की थी, और आर्यभट्ट ने ही सबसे पहले सर्वप्रथम ये बता दिया था कि जो सूर्य से धरती की दूरी कितनी है। लगभग उनका जो दूरी का जो पैमाना था वो सही था, और इन्होंने ही जो है पाई के मान को भी लगभग सही बताया था। जो आजकल जो पाई का मान
3.14 जो हम मानते हैं उसके लगभग ही उस टाइम में उन्होंने गणना करके बता दिया था। यानी कि ये बहुत ही प्रसिद्ध गणितज्ञ और खगोल शास्त्री है। ह्वेनसांग जो चीनी यात्री हैं, चीनी बौद्ध भिक्षु और विद्वान जिन्होंने नालंदा के बारे में लिखा है। ह्वेनसांग जो चीनी बौद्ध भिक्षु और विद्वान हैं, उन्होंने नालंदा के बारे में लिखा है और उन्होंने लिखा है कि जो यहाँ के पुस्तकालय इतने बड़े स्तर पे थे कि उन्होंने आज तक विश्व में कहीं पे भी इसके बराबर या इसकी तुलना के जो विश्वविद्यालय नहीं देखे गए थे। इसमें इतनी सारे जो है पांडुलिपियाँ थी, हाथ से लिखी हुई जो होती है मैन्युस्क्रिप्टेड, जिसको पांडुलिपि बोलते हैं, वो लिखी हुई थी। भुर्ज और जो ताड़ के पेड़ हैं उस पर लिखी हुई बहुत सी पांडुलिपियाँ थी। और ह्वेनसांग लिखते हैं कि विश्व में ऐसी दूसरी कोई भी पुस्तकालय नहीं था। और ह्वेनसांग ने जो भुर्ज की जो छाल होती है उस पर जो पांडुलिपियाँ लिखी गई थी वो सारी की सारी संस्कृत में लिखी हुई थी और उनमें बहुत ही गहरी नॉलेज थी, बहुत ही ज्ञान भरी थी वो। धर्मपाल बौद्ध दार्शनिक और शिक्षक, धर्मपाल जो है बौद्ध दार्शनिक शिक्षक थे। शीलभद्र नालंदा के सबसे सम्मानित बौद्ध विद्वानों में से एक थे शीलभद्र। तो हम ये जो चित्र देख लेते हैं, ये किसका है? आर्यभट्ट का है ये चित्र, और ये ह्वेनसांग का है, और ये जो है धर्मपाल का चित्र है। नालंदा का विनाश 1193 ईस्वी में जो तुर्क आक्रमणकारी थे बख्तियार खिलजी, वो किसके थे? कुतुबुद्दीन ऐबक के जो सेनापति होते थे, उन्होंने नालंदा पर हमला किया और इसका पुस्तकालय जला दिया, जिससे हजारों अनमोल पांडुलिपियां नष्ट हो गई। बख्तियार खिलजी के बारे में एक मिथ यह भी माना जाता है कि वो एक बार जो है बीमार हो गए थे, और जब बीमार हो गए तो उनको किसी वैद्य ने ये बताया था कि आपका इलाज इस प्रकार से इंडिया में जो नालंदा विश्वविद्यालय है उसके जो चिकित्सक है वो कर सकते हैं। लेकिन बख्तियार खिलजी जो है कट्टर मुस्लिम थे, तो वो जो है हिंदू किसी चिकित्सा पद्धति को अपनाना या उनसे इलाज कराना उनके लिए उस समय शोभा की बात नहीं थी। जब वो इस हद तक बीमार हो गए कि और कहीं इलाज नहीं मिला, तो अंत में जो है उन्होंने अपने सेनापति को भारतीय चिकित्सक के पास में नालंदा में भेजा और ये शर्त रखी कि मैं जो है भारतीय परंपरा में जो बनाई गई दवा है या जो भी इलाज है मैं उसको नहीं लूँगा, लेकिन आप मुझे फिर भी किसी तरीके से दूसरी तरीके से आप चाहे तो मेरा इलाज कर सकते हैं। जो भारतीय जो उस टाइम के नालंदा के जो प्रसिद्ध चिकित्सक थे उन्होंने क्या किया कि उन्होंने उस समय की उनकी जो धार्मिक पुस्तक थी उसके ऊपर उन्होंने क्या कर दिया कि लिखी हुई थी उसके ऊपर उन्होंने अपनी भारतीय दवा का लेप लगा दिया उन अक्षरों के ऊपर। और इस प्रकार से खिलजी क्या करते थे कि प्रतिदिन जो है अपने धर्म पुस्तक से जो है अपने भगवान का नाम लेते थे या जो कुरान की आयतें पढ़ते थे, तो और हर पेज पर जो है थूक भी लगा करके जो है पेज को चेंज भी करते थे। इस प्रकार थूक के थ्रू दवाई अंदर चली गई और वो जो है स्वस्थ हो गई। और फिर खिलजी में ये भावना पैदा हो गई कि हमारे जो है मुस्लिम धर्म में या हमारे धर्म गुरुओं के पास में ऐसी कोई भी पद्धति नहीं है जो कि इलाज कर सके, लेकिन भारत के पास में ऐसी पद्धति है। तो एक प्रकार से उनमें ईर्ष्या की भावना पैदा हो गई और ये कारण भी माना जाता है कि इस कारण से उन्होंने जो है इस पर हमला करके इसको नष्ट किया हो। कहा जाता है कि पुस्तकालय की किताबें कई महीनों तक जलती रही। क्यों जलती रही कई महीनों तक? क्योंकि वो पांडुलिपियां जो है किससे लिखी गई थी? या तो जो है ताड़ के पेड़ के पत्तों पर लिखी गई थी, या जो भुर्ज नामक जो पेड़ होता है उसकी छाल होती है उसके ऊपर लिखी गई थी। इसलिए जो है इसको लगभग कहा जाता है कि 3 महीने तक जो है जलती रही थी। और इसने क्यों इस पर आक्रमण किया था या क्यों इसको नष्ट किया था, इसका ये कारण माना जाता है कि उसमें धार्मिक कट्टरता थी और ये जो है बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। तो इस धर्म अलग अलग धर्म होने के कारण धार्मिक कट्टरता के चलते उसने इसको आग के हवाले कर दिया था। इस घटना के बाद भारत की प्राचीन शिक्षा प्रणाली को गहरा आघात पहुंचा। इस घटना के बाद क्या हो गया कि आप सोच ही सकते हैं कि किसी भी देश का अगर टॉप कॉन्स्टिट्यूशन को अगर जलाकर राख कर देंगे तो उसमें तो आघात तो पहुंचना नॉर्मल सी बात है, सामान्य सी बात है। आगे बढ़ते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय का पुनरुद्धार, फिर से इसका पुनर्निर्माण कैसे किया गया है? 2010 में भारत सरकार ने नालंदा को एक अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के रूप में पुनर्जीवित करने का निर्णय लिया। 2010 में भारत सरकार ने नालंदा को क्या है कि विश्वविद्यालय के रूप में फिर से बनाने का निर्णय लिया है। 2014 में नालंदा विश्वविद्यालय को राजगीर जो बिहार के अंदर है उसमें पुनः स्थापित किया गया है। 2014 में इसी नाम से नालंदा विश्वविद्यालय के नाम से इसको जो है फिर से स्थापित किया गया है। यह बौद्ध अध्ययन, दर्शन, इतिहास और पारिस्थितिकी पर केंद्रित है। यानी कि इसमें सारी की सारी चीज़ें आपस में मिली हुई। क्या है? बौद्ध अध्ययन भी होता है इसमें, दर्शन फिलोसफी भी है, इतिहास हिस्ट्री भी है, तो जो आपस में एक किस्म से मिली हुई पारिस्थितिकी पर केंद्रित है। यानी कि आपस में मिला जुला रूप है, एक ही जगह पर एक ही घर के अंदर कोई चीज़ मिली जुली रूप है, यानी कि पारिस्थितिकी है। इसकी अगर देखा जाए तो जो नालंदा विश्वविद्यालय है तो इसकी खोज कब हुई थी? ये खुदाई में मिला है, 1812 में इसको खोजा गया है। इसको जो है 23 एकड़ में इसकी खुदाई हो पाई है।
तो आज की वीडियो हमारी यहीं पे समाप्त होती है। हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो जो है आपके लिए लाभदायक रही होगी, आपकी समझ में आई होगी। अगर आपको ये अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और आने वाले टाइम में भी जो नोटिफिकेशन है उसको भी दबा लीजिए या उसको ऑन कर लीजिए। तो इसी के साथ हम वीडियो जो है समाप्त करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।